नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। नेपाल में बाढ़ से सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही, 7 लोगों की मौत। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका। बिहार सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर चुप रहते हैं राहुल गांधी। इनके लिए महिला सशक्तिकरण केवल एक चुनावी जुमला। दिल्ली की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले रेखा सरकार का तोहफा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र जारी। 2500 रुपए वित्तीय सहायता को लेकर लाभार्थी महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का प्रदेश की महिलाओं को तोहफा। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की माताओं बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा, 2017 के पहले एक नारा गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई। कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन वापस। हासिल की 5 रन की मामूली बढ़त। भारत के पहले पारी में बनाए 503 रन के जवाब में श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर हुई थी आउट। एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद तकरीबन 384 पर्यटकों और यात्रियों के लापता होने की प्रारंभिक सूचना सामने आ रही है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के 26 अगस्त के स्थिति अपडेट के मुताबिक इनमें 291 विदेशी नागरिक हैं और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। लापता होने वाले पर्यटकों में से 105 भारतीय शामिल हैं। तिब्बत की ओर से नेपाल की भोटेकाशी नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से ये इतना बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट आ रहा है इस पूरी बाढ़ को लेकर? देखिए, जो नेपाली सूत्र बता रहे हैं, नेपाली सूत्रों का कहना है कि इस तरह की पहले कोई आशंका नहीं थी, नहीं इस तरह का कोई वेदर रिपोर्ट था। अचानक चीन के एक लेक में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि चीन के एक लेक से पानी का रिसाव हुआ बड़ी भारी मात्रा में, और उस रिसाव की वजह से नेपाल के नदी में आई और उसके बाद त्रिशूल नदी, भोटेकाशी नदी में फ्लैश फ्लड आया है। इसमें माना यह जा रहा है कि तकरीबन 384 पर्यटक जो उस इलाके में थे, जो गुजर रहे थे उस इलाके के, उस इलाके में 384 पर्यटक जो है अभी भी उनका पता नहीं चल पाया है। ये नेपाल का जो टूरिज्म बोर्ड है, उस टूरिज्म बोर्ड की जो द्वारा जो दी गई जानकारी है, इसके मुताबिक इसमें तकरीबन 105 भारतीय लोग हैं जो 2 टूरिस्ट एजेंसियों से के साथ गए थे। एक सम्राट टूर्स एंड ट्रेवल्स था जिसमें कि 59 भारतीय नागरिक हैं, और एक लिया हॉलीडेज था जिसमें कि 55 भारतीय नागरिक उसमें थे टूरिस्ट के। उसके अलावा 37 मतलब 37 जो है एनआरआई भी बताए जाते हैं, और समझा ये जा रहा है कि वो एनआरआई जो थे वो संभवतः अमेरिका से आए थे उस इलाके में, और वो कैलाश मानसरोवर का भी मार्ग वो माना जाता है, तो उस इलाके से वो गुजर रहे थे। ये अचानक जो ये बाढ़ आई है, इस बाढ़ के बारे में अभी भी नेपाल का कोई भी मंत्रालय इस बारे में अभी भी कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कई सूत्रों से जो हमें मिल रही है वो, जैसा कि मैंने बताया कि एक लेक है चीन में, उस लेक से हुई है। चीन में भी भारी तबाही हुई है, और चीन में तो यहाँ तक कि शी जिनपिंग ने भी उस इलाके में, तिब्बत का जो इलाका है, उस तिब्बत के इलाके में भारी राहत और बचाव कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो ये स्थिति है ऋतु की, इसमें अभी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में लगातार अपडेट आ रहा है, और उस अपडेट की वजह से हम समझते हैं कि अगले 1-2 घंटे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि
क्योंकि वो जो वहाँ का मंत्रालय है, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जो मौसम के बारे में बताता है और नदियों की स्थिति के बारे में बताता है, वो हर घंटे अपडेट कर रहा है कि अभी वो बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि एकदम बाढ़ सही का कह रहे पानी हैं सुमन, एकदम सही कह रहे हैं सुमन। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को बता दें, उत्तरी नेपाल के पहाड़ी जिले रसुआ में बुधवार सुबह भोटेकोशी नदी में आई भीषण अचानक बाढ़ से भारी तबाही मचा दी। बाढ़ की चपेट में आने से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाढ़ ने नदी किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। तिमुरे और रियासफ्रुबेसी इलाके में कई वाहन, सामान और अन्य संपत्तियां पानी में बह गई हैं। यह आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतनी भीषण बाढ़ थी है। एक पुल के भी बाढ़ में बह जाने की खबर है। राहत और बचाव अभियान के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। ये बाढ़ एकदम रिहायशी इलाकों से होती हुई गुजरी है, कई गांवों को अपने चपेट में ले लिया है। 400 से ज्यादा इस समय लोग लापता हैं, जिसमें बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है। नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों और यात्रियों के लापता होने की अभी तक की सूचना मिली है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जो ताज़ा अपडेट दिया है, उसमें उन्होंने 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक के लापता होने की अभी तक ये सूचना सामने आ रही है। लापता होने वाले पर्यटकों में से 105 भारतीय शामिल हैं। नेपाली सेना के मुताबिक 14 हेलीकॉप्टर खोज और बचाव अभियान में लगाए गए हैं। त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। बाढ़ की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग के अधिकारियों को अनौपचारिक जानकारी मिली है कि तिब्बत में भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हुआ होगा और बाद में पानी का दबाव बढ़ने से अचानक बाढ़ आई है। नेपाल के लहासा स्थित महावाणिज्य दूत ने बताया है कि चीनी अधिकारी सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अधिकारियों ने नुकसान का विस्तृत आकलन और राहत बचाव अभियान जारी रखा है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटेकोशी नदी में जो भीषण बाढ़ से इस समय हालात गंभीर बने हुए हैं। अखिलेश, कई रिहायशी इलाके चपेट में आए हैं, साथ ही क्योंकि नेपाल की सीमा से लगता हुआ बिहार के तमाम जिले हैं, क्या बिहार में भी अलर्ट कहा गया है? और नेपाल में भी कितने जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? किस तरह से बचाव कार्य इस समय चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार चूंकि नेपाल से सटा हुआ है और बिहार में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद जो वहां से जो पानी गुजरा है नेपाल के उस नदी से, त्रिशूली नदी से, वो पानी बिहार की तरफ आ सकता है। खास करके गंडक नदी को माना जाता है कि काफी वल्नरेबल होता है और नेपाल से आने वाले पानी से गंडक नदी के आसपास रहने वाले लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बिहार सरकार से मुझे जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है और बिहार सरकार ने उस इलाके से गुजरने वाली गंडक नदी के आसपास के लोगों को सतर्क किया है और सुरक्षित जगह पे जाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि देखिए, वो इलाका ऐसा है जहाँ की आमतौर पे बाढ़ की आशंका बनी रहती है, तो उस इलाके में प्रशासन भी आमतौर पे चौकस बना रहता है। तो इसलिए बिहार में जब बताया गया है कि 2 घंटे बाद स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, बिहार में भी उसका असर हो सकता है, तो इसलिए बिहार की सरकार ने जो अपना प्रशासन है, प्रशासन को काफी अलर्ट किया है। और देखिए, जहां तक बात यह है कि कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है नेपाल का वो इलाका, देखिए जो तस्वीरों से हम देख पा रहे हैं और जो समझ रहे हैं और जो हमने वीडियो कुछ देखे हैं, वो एक अजीब तरह की प्राकृतिक आपदा है जिसमें कि जो होता है कि अचानक लगा कि पहाड़ से पानी गुजर रहा है और उस इलाके से गुजरने वाले जो नदी है, उस नदी के दोनों तरफ रहने वाले लोग, और सबसे जो दुखद बात यह है कि उसकी नदी के ऊपर जो एक होता है बैंकिंग होती है, बैंक के ऊपर जो बने हुए घर है, वो घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वो पूरी तरह से लगा कि एक सैलाब आया है और
1 से 2 घंटे के अंदर वो पूरा इलाका जो है वो जल निकलता गया और वो पूरा इलाका तकरीबन सपाट हो गया है। रितु, बड़ी भारी तबाही की आशंका बताई जाती है और ये समझा जा रहा है कि अगर दोबारा इस तरह का फ्लैश फ्लड नहीं आया तो हो सकता है कल इस बात की पूरी जानकारी मिले कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है उस इलाके में। जी, अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जो जानकारी दी है अखिलेश, उसमें दिखाई दे रहा है जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो करीब 59 तो भारतीय हैं और एक ऑस्ट्रेलिया, एक नीदरलैंड से है, 46 भारतीय इसमें हैं। तकरीबन 291 लोग जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इस पूरे आज की बाढ़ की चपेट में आए हैं। 384 लोग हैं, एक तरह से पर्यटक जो हैं वो 384 उनकी संख्या है जो लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अभी जो सामने दिखाई दे रहा है दृश्यों में भी भयानक दृश्य हैं ये अखिलेश। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत किस तरह से नेपाल में खासकर जो भारतीय फंसे हुए हैं, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि मानसरोवर यात्रा के जो यात्री हैं वो इसमें कितने शामिल हैं? देखिए, इस बात का अभी पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है कि कितने उसमें मानसरोवर यात्री हैं, लेकिन निश्चित तौर पे वो पूरा जो रूट है वो रूट मानसरोवर यात्रा का ही है और उस रूट की वजह से मानसरोवर यात्रा देखिए 2 तरीके से किया जाता है। एक तो नेपाल की सरकार, नेपाल का जो पर्यटन मंत्रालय है अपने हिसाब से वो मानसरोवर की यात्रा करवाता है और जिसमें कि भारत के अलावा, नेपाल के अलावा भारत से लोग भी जाते हैं। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स उसे ऑपरेट करते हैं और भारत और नेपाल के अलावा दुनिया के कई देशों से जो लोग हैं जिनको की आस्था होती है नेपाल कैलाश मानसरोवर में, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में शामिल होते हैं। समझा ये जा रहा है कि तकरीबन 400 तीर्थयात्री उस मानसरोवर यात्रा में अभी जो ये बाढ़ का सैलाब आया है उसमें 400 तीर्थयात्री थे उस इलाके में, जिसमें कि भारतीय और नेपाली भी हैं। अधिकांश माना जाता है कि भारतीय और नेपाली ही है और जिस तरीके से हमने आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक हमने देखा है कि भारतीय और नेपाली के अलावा ऑस्ट्रेलियन भी हैं, उसमें नीदरलैंड के लोग भी हैं, उसमें कई जो ऐसे हैं जिनकी नेशनलिटी का भी पता नहीं है। अभी मैं बताऊं कि तकरीबन 110 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी की नेशनलिटी अभी तक पता नहीं है कि उनकी नेशनलिटी क्या है। अखिलेश, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जो एक तरह से जो जानकारियां साझा की हैं उसमें नेपाल पर्यटन बोर्ड ने उन तमाम टूर एंड ट्रेवल एजेंसीज ने जिनको अपना वीज़ा दिया होगा, मुझे लगता है उनको शामिल करते हैं। उनकी जो जानकारी बाहर आई है उसमें जैसे एल्पाइन इको ट्रैक ने 20 लोगों को इस इलाके में एक तरह से जाने का परमिशन दिया था, उसमें 16 लोग हैं जिसमें से 12 यूके के हैं और 4 दक्षिण अफ्रीका से हैं, 17 मलेशिया से हैं, 3 अमेरिका से हैं और 1 ऑस्ट्रेलिया से, 1 नीदरलैंड से। ये अभी प्रारंभिक जानकारी के तौर पर सामने आ रही हैं ये खबरें। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जानकारियां हैं, लेकिन इसके अलावा जो जैसे मैं बताऊं आपको कि कैलाश जर्नी है, कैलाश जर्नी अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसमें अखिलेश आपको रोकना चाहेंगे, नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की स्थिति के बीच गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने की वजह से गृहमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। एनडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही हैं। एक बड़ी एक तरह से प्राकृतिक आपदा ये सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है और अपनी बात करके गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। नेपाल की सीमा से लगता हुआ बिहार की सीमा है, कई ऐसे जिले हैं जहां पे अब जो बाढ़ आई है इस समय नेपाल का, उसका एक बड़ा असर नेपाल के तमाम उन सीमावर्ती जिलों में देखा जा सकता है, जिसे लेकर अलर्ट मोड पर सरकारें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है और तमाम केंद्र से तमाम सहायता, संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जा रही हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश, आप अपनी बात पूरी करें।
मैं नहीं तो ये बता रहा था कि जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ के नेशनलिटी पता है, लेकिन जैसे कुछ के नेशनलिटी पता नहीं है कैसे है, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि जो नेपाल पर्यटन विभाग का बोर्ड का जो हमारे पास जो आया है, उसमें एक कैलाश जर्नी नाम का एक ट्रैवल एजेंसी है, जिसमें कि ये आंकड़ा जरूर दिया है कि उसके 31 ट्रैवलर्स है, लेकिन 26 ट्रैवलर्स की नेशनलिटी अभी तक पता नहीं चली है। उसके अलावा एक्सप्लोर वेकेशन है, उसके बारे में उसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनके जो 7 पर्यटक थे उनकी नेशनलिटी क्या थी। इसके अलावा ट्रेकर सोसाइटी है, उनके पास उन्होंने 92 ट्रैवलर्स की जानकारी दी है, जिसमें कि 77 जो ट्रैवलर्स हैं, 77 ट्रैवलर्स उनकी नेशनलिटी के बारे में पता नहीं चला है। उसके अलावा रिचा टूर्स एंड ट्रेवल्स है, जिन्होंने 12 पर्यटकों की जानकारी दी है, जिसमें कि 8 पर्यटकों की नेशनलिटी नहीं पता है। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है कि अचानक जो इस तरीके का जलजला आया है, उसमें सारी सूचनाएं भी अभी तक पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं, और वो सूचनाएं अभी भी धीरे धीरे आने की संभावना है। वो सूचनाएं आएंगी और उससे समझ में आएगा कि भारत के अभी तक जितनी संख्या है उससे भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, या अन्य देशों के और जो लोग हैं वो उनमें से किन किन देशों के और लोग हैं। तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि एक कई देशों के लोग हैं जो इस इलाके में फंसे अखिलेश, हुए आप हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हम बता दें अपने दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट पर लिखा है कि नेपाल के रसवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ की संभावना आशंका की दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दोनों जगह ही एक तरह से अलर्ट मोड में सरकारें मौजूद दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव सहायता का आश्वासन के साथ ही एक तरह से अलर्ट मोड पे केंद्र से लेकर राज्य सरकारें दिख रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, और नेपाल से सटे होने की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि नेपाल में अगर बाढ़ की स्थिति या ज्यादा जल उधर अगर नदियों में आता है तो उससे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वो प्रभावित होते हैं। और ये जो फ्लैश फ्लड आया है जो नेपाल तिब्बत बॉर्डर से होकर निकला है, जिसमें कि अभी तात्कालिक जानकारी के हिसाब से 9 लोगों की मरने की सूचना मिली है। कई जो गांव हैं नेपाल के, वो कई गांव उससे तबाह हो गए, कई गांव की तबाही की बात आ रही है। और चाइना से भी जो मुझे अभी जानकारी मिली है, चाइना में भी बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है, चाइना के अंदर भी, और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स निकल गए हैं दोनों तरफ, नेपाल में भी और चीन में भी। लेकिन ये पूरा इलाका ऐसा है कि जहां हर जगह पे हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा जा सकता है। तो ये जो स्थिति है ऋतु की, बहुत ही भयानक स्थिति, एक प्राकृतिक आपदा आई है, और उस प्राकृतिक आपदा में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार, चूंकि इस इलाके में इस बात की आशंका हर बरसात के मौसम में होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इस इलाके में आसानी से इससे आने वाली जो खतरा है, आने वाले खतरे को निपट बिल्कुल लिया अखिलेश, जाएगा। अगर इस वीडियो को देखें, जिस समय ये बाढ़ आई है, रसवा की आबादी करीब 50,000 है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान चीन नेपाल सीमा के नजदीकी इलाकों में हुआ है, और बताया जा रहा है कि गांव व इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स बहने की लगातार खबरें आ रही हैं। अभी तक हताहतों और नुकसान का पूरा आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो दिखा रहा है कि जिस तरह से गांव के गांव चपेट में आ गए हैं, तो जानमाल का बड़ा नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। बाढ़ स्थानीय भारी बारिश से नहीं आई है, ये भी दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रसवा में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश हुई है। भोटेकोशी नदी का ऊपरी हिस्सा तिब्बत से आता है, और वहां से किसी ग्लेशियर के एक तरह से झील के अचानक फटने की वजह से इतनी बड़ी बाढ़ नेपाल में आई है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पश्चिमी चंपारण में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, और निचले इलाकों के लोगों से ऊपर और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर
अभियंताओं की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है। पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सजग रहने की अपील की है। साथ ही किसी भी अफवाह से बचने की भी अपील की है। किसी भी आपात स्थिति में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र संख्या पश्चिम चंपारण बेतिया के संपर्क सूत्र पर संपर्क किया जा सकता है। इस सिलसिले में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो 06254247002 है, 06254247003 है और 8757547904 ये तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा के सभी जनता को जो नदी के निचले स्तर में जो रह रहे हैं उन लोग से आग्रह यही है कि आप लोग सुरक्षित जगह पर आप लोग जल्द से जल्द पलायन करें, वहां पर चले जाएं। वहां पर डीएम और एसडीएम से भी बात कर रहा हूं, आप लोग के भोजन का भी व्यवस्था वहां पर ऊपरी जगह पर हो जाएगा। और आइए इस पूरी खबर पर आपको अपडेट बता देते हैं। नेपाल के पर्वतीय जिले रसुआ में बुधवार तड़के भोटेकोशी नदी में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ से नदी किनारे बसे इलाकों, सड़कों, बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। राहत और बचाव अभियान के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। खोज और बचाव कार्य में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले करीब 400 तीर्थयात्रियों के संपर्क से बाहर होने की भी खबर है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री शामिल हैं, जबकि करीब 93 नेपाली नागरिक भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के बह जाने से यात्रियों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ से चिली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत कई जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। एक परियोजना के पूरी तरह बह जाने की भी जानकारी सामने आई है। बाढ़ के कारणों को लेकर शुरुआती आकलन में आशंका जताई जा रही है कि तिब्बत में हिमस्खलन के कारण लेहेंडे नदी का बहाव बाधित हुआ, जिसके बाद पानी के अचानक छोड़े जाने से भोटेकोशी नदी में जल प्रलय जैसी स्थिति बनी। वहीं तिब्बती क्षेत्र में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप को भी संभावित कारणों में शामिल माना जा रहा है। नेपाल में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक लेके आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा यूपीआई। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई। राहुल गांधी के इन दावों पर बीजेपी ने अब सीधे सवाल दागे हैं। बीजेपी सांसद मासुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयानों और कांग्रेस की राजनीति को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि अगर कांग्रेस सचमुच महिला सशक्तिकरण की पक्षधर है तो उसकी अपनी सरकारों में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है। बासुरी स्वराज ने राहुल गांधी के पुणे में दिए बयान का जिक्र करते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेताओं की कथित टिप्पणियों का भी मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि राहुल गांधी एक तरफ महिला अधिकारों और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के व्यवहार और सरकारों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। बासुरी ने खास तौर पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों का हवाला देते हुए पूछा
कि इन दोनों राज्यों की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री क्यों नहीं है। यानी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बीजेपी ने अब कांग्रेस से सिर्फ बयान नहीं, जमीनी हिस्सेदारी का हिसाब मांगा है। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। देश के नेता प्रतिपक्ष को ये शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। जब हमारी मंडी की सांसद कंगना रनौत जी को टिकट मिली थी तो कांग्रेस पार्टी की ही एक महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी के सोशल मीडिया अकाउंट से इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी गई। आप सबको याद होगा, रेट पूछा गया था। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहती हूं आज आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी, इफ यू वांट टू स्मैश द पेट्रियार्की, why is there not a single woman minister in the cabinet of Karnataka or in Himachal Pradesh? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों में एक भी महिला मंत्री आपने नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, क्यूआर स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना। टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंभर तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। 1 सितंबर से इनके खाते में 2500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। कितने उत्साहित दिखाई दिए महिलाएं, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 2500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिला है। बात करते हैं मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है। बस काफी इंतजार था पर मिल गया हमें, जो रेखा मैम ने कहा वो करके दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और ये अच्छी पहल है औरतों के लिए। अब जो घरेलू औरतें हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट महसूस करेंगे अपने आप को। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं सर जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले बोला था लेकिन कर दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। रेखा मैम का भी धन्यवाद और ये 2500 रुपए के लिए भी धन्यवाद। बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ मैं नरेंद्र मोदी सर का भी और रेखा मैम का भी, कि उन्होंने एक पेंशन हमें दे दी। हर महीने जो आएगा हमें बेनिफिट देगा। जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि अब हर महीने उनके खाते के अंदर पैसा आएगा जो कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से खर्च भी कर सकती हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।